नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन साइकोलॉजी के इस सेशन में हम एडवर्ड ली थॉर्नडाइक को पढ़ेंगे। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक जिन्होंने कि लर्निंग के 8 प्रिंसिपल्स दिए थे, 3 मुख्य प्रिंसिपल और 5 गौण यानी कि सेकेंडरी प्रिंसिपल। तो चलिए शुरुआत करते हैं थॉर्नडाइक की। थॉर्नडाइक जिनका कार्यकाल 1874 से लेकर के 1949 तक था, यानी कि 19वीं और 20वीं शताब्दी में इनका मुख्य रूप से काम रहा, जो काम था मॉडर्न लर्निंग थियरीज पे। और ये काम इतना महत्वपूर्ण था कि ऐसा कहा जाता है कि मॉडर्न लर्निंग थियरीज की फाउंडेशन एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने रखी थी। इसीलिए टॉलमैन ने तो यहाँ तक भी कहा है कि आप लर्निंग को केवल 2 ही तरीके से पढ़ सकते हैं, या तो आप थॉर्नडाइक को सपोर्ट कर सकते हैं या फिर आप थॉर्नडाइक को रिफ्यूट कर सकते हैं। तो या तो आप इनकी आलोचना करके या इन्हें सपोर्ट करके आप ऐसे ही पढ़ सकते हैं। इन्होंने जिस पोजीशन की बात की, जिन्होंने जिस स्पेसिफिकेशन की बात की, उसमें लॉज ऑफ लर्निंग दिए जो कि एम्पिरिकली टेस्टेड थे, यानी कि जो कि अनुभवों पर आधारित थे, जिन्हें कि टेस्ट किया जा सकता था। इसलिए इनका साइंटिफिक अध्ययन था। तो साइंटिफिक तरीके से लर्निंग थियरीज को पढ़ने की शुरुआत थॉर्नडाइक द्वारा की गई थी। इसमें इन्होंने सबसे पहले अपने अध्ययन के लिए जेबी लेमार्क का कार्य लिया था। जेबी लेमार्क की वो थीसिस जो कि इनहेरिटेबिलिटी ऑफ एक्वायर्ड एबिलिटीज़ की बात करती है। इनहेरिटेबिलिटी ऑफ एक्वायर्ड एबिलिटीज़ यानी कि प्राप्त की गई वो क्षमताएं जिनकी इनहेरिटेबिलिटी होती है, उस पर इन्होंने कार्य किया था। 1897 में जब ये न्यूयॉर्क पहुँचे तो उस वक्त ये कुछ चिकन्स पे काम कर रहे थे, उनको ब्रीड करने की कोशिश कर रहे थे और ये देख रहे थे कि क्या किसी एक चिकन से आने वाले जो उसकी जो जनरेशन्स है उसमें वो योग्यताएं ट्रांसफ़र होती हैं। तो सारा काम इनका जेबी लेमार्क, जो लेमार्क का आपने सिद्धांत पढ़ा है साइंस में फेमस, उसको प्रूव करने का था कि वो सही है या गलत है। जहाँ तक इनके प्रायर लाइफ की बात करें तो न्यूयॉर्क से पहले ये विलियम्सबर्ग मैसाचुसेट्स यूएसए में थे, जहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और फिर उन्होंने हार्वर्ड में एक कोर्स लिया जो कि जेम्स कैटल ने दिया था। तो एंड द टू बिकेम गुड फ्रेंड्स। हिज डॉक्टरल थीसिस एन एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन ऑफ लर्निंग इन एनिमल्स, यानी कि एक एक्सपेरिमेंटल तरीके से एनिमल्स में लर्निंग को जांचने का एक तरीका, एक शोध इन्होंने कार्य किया था, जिसको कैटल ने सुपरवाइज्ड किया। एंड द फाउंडेशन डॉक्यूमेंट ऑफ मॉडर्न कंपैरेटिव साइकोलॉजी। और इन्होंने ये जो रिसर्च की, इस रिसर्च का जो आउटकम आया उसे एक फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट कहा जाता है, जो कि आपको कंपैरेटिव साइकोलॉजी में मदद करता है। कंपैरेटिव साइकोलॉजी में कैसे मदद करता है कि ये देखना कि अलग अलग स्पीसीज के अंदर जो बिहेवियरल डिफरेंसेस हैं उसका बेस क्या है। तो थॉर्नडाइक का काम का बेस यहाँ से था। तो इसके बाद आप जानते ही हैं कि थॉर्नडाइक ने किया क्या था। थॉर्नडाइक जिस वक्त स्टूडेंट थे तो उस वक्त में उनके पास बहुत पैसे तो होते नहीं थे। कैटल ने उन्हें अपने ही घर की बेसमेंट में अपना एक्सपेरिमेंट करने की छूट दे दी थी न्यूयॉर्क में। तो थॉर्नडाइक जाते और जो फल वाले लोग होते थे उनसे कुछ लकड़ियां लेकर के आ जाते। उन्हीं लकड़ियों से उन्होंने टूटा फूटा सा बॉक्स बनाया, जिसके अंदर उन्होंने अपनी जिन बिल्लियों को लेकर के चलते थे उन बिल्लियों को बंद कर दिया। वहां पे एक इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग के थ्रू उन्होंने ये बताने की, जाहिर करने की कोशिश की कि जो बिल्लियां हैं उनके अंदर बिहेवियर मॉडिफिकेशन स्टिमुलस के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? स्टिमुलस के थ्रू, यानी कि स्टिमुलस के थ्रू उनके बिहेवियरल रिस्पॉन्स को चेंज किया जा सकता है। और इसीलिए इन्हें एसआर थियरी का जनक कहा जाता है, याद रखिएगा। थॉर्नडाइक थे जिन्होंने सबसे पहले एसआर थियरी दी थी। वो एक क्लासिकल एक्सपेरिमेंट है जिसमें कि उन्होंने एक पजल बॉक्स बनाया। जब भी बात की जाए पजल बॉक्स की तो ये थॉर्नडाइक का पजल बॉक्स था, जिसमें कि रोप्स, लैडर्स, लीवर्स का इस्तेमाल किया गया और एक ऐसा लीवर क्रिएट किया गया जिसमें कि बिल्ली अपने पाँव से दबाती है तो उस बॉक्स का, पजल बॉक्स का गेट खुल जाता और उस बॉक्स के बाहर सड़ी हुई मछलियां रख दी गई थी, जो कि बिल्ली सूंघती और उनकी तरफ आगे बढ़ती, क्योंकि बिल्ली भूखी थी इसलिए उन्हें वो मछलियां चाहिए थी। तो अगर वो सही लीवर को सही तरीके से दबा देती तो वो बाहर आ सकती थी। तो यही बिहेवियरल रिस्पॉन्स चाहिए था थॉर्नडाइक को बिल्लियों से, और इसके लिए उन्होंने स्टिमुलस के रूप में यूज़ की वो मछलियाँ।
लेकिन क्योंकि उन्होंने यहाँ पे लीवर का इस्तेमाल किया, इसलिए एक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। तो जो उनकी कंडीशनिंग थी वो थी जो कि स्किनर जैसी है, जबकि उन्होंने जो थियरी थी वो थी जो कि पैवलो जैसी है। तो पैवलो और स्किनर दोनों का ही काम थॉर्नडाइक के काम से हो करके आता है, तो इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि बार बार बिल्ली ने गलतियां की और उसके बाद उसने सही तरीका निकाला, इसलिए इसको ट्रायल एंड एरर थियरी भी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड ट्रायल एंड एरर थियरी। और ट्रायल एंड एरर थियरी होने के कारण ही इसे बिहेवियरल रिस्पॉन्स थियरी भी कहते हैं। तो बिहेवियरल रिस्पॉन्स थ्रू द स्टिमुलस। इसी थियरी पे, इसी एक्सपेरिमेंट पे काम करते हुए थॉर्नडाइक ने 3 प्राथमिक और 5 गौण सिद्धांत दिए। जब ये थॉर्नडाइक जब इस विषय पर काम कर रहे थे तो उनका मुख्य काम रहा वर्टहाइमर और दूसरे जेस्टाल्टिस्ट के थियरी के अगेंस्ट जाना, उनको गलत प्रूव करना, जो कि वर्टहाइमर और दूसरे जेस्टाल्टिस्ट ने प्रूव किया था कि प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो गतिविधि है वो एनिमल्स में भी होती है और उनको किसी समस्या में अचानक से एक आइडिया आता है, जिस आइडिया के द्वारा वो अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। जबकि थॉर्नडाइक का मानना था कि उन्हें ऐसा कोई आइडिया नहीं आता, बल्कि वो लगातार एक के बाद दूसरे तरीके का इस्तेमाल करते हैं और वो जो कोशिशें करते हैं यानी ट्रायल करते हैं, उनसे गुजरते हुए उन्हें बहुत सारी गलतियां होती हैं और इस तरीके से वो अपने रिजल्ट की तरफ पहुंचते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड ट्रायल एंड एरर मेथड, जिसमें कि रैंडम ट्रायल होते हैं। और इसी रैंडम ट्रायल के अगेंस्ट थे वर्टहाइमर और दूसरे गेस्टाल्टिस्ट। लेकिन इतना महत्वपूर्ण काम था थॉर्नडाइक का कि उन्होंने इस बात को प्रूव कर दिया कि ये सिलेक्शन और कनेक्शन, जो कि पहले तक उनके लिए ट्रायल एंड एरर होता था, उसको उन्होंने अपने ही कार्यों में शोध करके सिलेक्शन और कनेक्शन बना दिया। और उन्होंने कहा यही सिलेक्शन और कनेक्शन होता है जो कि लर्निंग का बेस होता है। इस तरीके से गेस्टाल्टिस्ट को, साइको एनालिस्ट को बहुत बड़ा धक्का पहुंचा थॉर्नडाइक के काम के बाद, और उसके बाद में लर्निंग के प्रिंसिपल में थॉर्नडाइक एक मूल नाम हो गए और बाद में फिर एजुकेशन साइकोलॉजी के जनक भी जाने लगे, क्योंकि एजुकेशन का सारा लेना देना लर्निंग से था। अब यहाँ पे देखते हैं प्रिमिटिव न्यूरोलॉजिकल थियरी ऑफ कनेक्शन, क्योंकि थॉर्नडाइक को एक अन्य थियरी के लिए जाना जाता है जिसे बोलते हैं कनेक्शनिज्म। ही ऑलवेज बिलीव्ड दैट एस और आर के बीच में, यानी स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में हमेशा एक कनेक्शन क्रिएट हो जाता है, और ये जो कनेक्शन होता है यही लर्निंग के रूप में होता है, जिसे कि वॉटसन ने बाद में एसोसिएशनिज्म की भी बात की। तो कनेक्शनिज्म या एसोसिएशनिज्म एक ही चीज है। तो थॉर्नडाइक डेवलप्ड कनेक्शनिस्ट थियरी ऑफ लर्निंग विच क्रूडली स्टेट्स अबाउट अनलर्निंग, फॉरगेटिंग एंड लर्निंग। तो लर्निंग, अनलर्निंग एंड रीलर्निंग, ये जो प्रोसेस है इसमें कनेक्शनिज्म का सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है, जो कि थॉर्नडाइक द्वारा सजेस्ट किया गया। क्योंकि दोस्तों, हम अगर अपनी क्लास के किसी भी एग्जाम्पल की बात करें या अपनी लाइफ की बात करें, तो हम जब भी कुछ सीख रहे होते हैं तो हम उससे संबंधित कोई दूसरी जो प्रायर जो लर्निंग है उसको हमें भुलाना भी होता है। तो जब हम एक लर्निंग को भुलाते हैं तब हम दूसरी लर्निंग को प्राप्त करते हैं, सीखते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो पहले वाली लर्निंग होती है वो भी जरूरी होती है, लेकिन नई लर्निंग को हम अपना लेते हैं, दैट इज कॉल्ड रीलर्निंग। तो अनलर्निंग, लर्निंग एंड रीलर्निंग, ये जो चक्र है ये लगातार चीजों के साथ चलता रहता है, जिसमें कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स अपनी अपनी गति में काम करते रहते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड कनेक्शनिस्ट थियरी ऑफ लर्निंग। अब इसका जो थियोरेटिकल पोजीशन था उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ एसोसिएशनिज्म और फंक्शनलिज्म, यानी इन्होंने केवल फंक्शनलिज्म को नहीं अपनाया बल्कि इन्होंने फंक्शनलिज्म और कनेक्शनिज्म दोनों को एक साथ अपनाया। तो कनेक्शनिज्म को इन्होंने एसोसिएशनिज्म से कंबाइन किया और फंक्शनलिज्म को उसमें जोड़ करके समझाया। इसको अगर आप साधारण रूप में समझे, ये तो खैर एक टेक्निकल भाषा हो गई, लेकिन आप अगर इसको साधारण तरीके से समझे तो आप समझ सकते हैं कि ये क्रियावाद में विश्वास करते थे, संरचनावाद में नहीं। क्या चीज कैसी है उससे ज्यादा मैटर करता है कि वो क्या करती है, तो कर सकने की क्षमता, और इसी से सारा सिद्धांत जुड़ा हुआ है, जिसमें कि इन्होंने 3 बेसिक प्रिंसिपल्स दिए
और वो 3 बेसिक प्रिंसिपल्स थे, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट और लॉ ऑफ रेडिनेस, जो कि आपने पढ़े ही होंगे। ये 3 सेपरेट वेरिएबल्स पे आधारित है, जिसे कहते हैं कॉन्टिग्यूटी, फ्रीक्वेंसी एंड रिसेंसी। अब कॉन्टिग्यूटी क्या है? दो चीजें जब एक दूसरे से जुड़ी हुई हो तो वहां पे आप सीखते हैं। तो जब एक स्टिमुलस होगा तो उससे जुड़ा हुआ एक रिस्पॉन्स होगा। ये जो इफेक्ट का सिद्धांत है वो इसी से जुड़ा हुआ है। दूसरा है फ्रीक्वेंसी, बार बार अगर की जाए, जिससे जुड़ा हुआ है रिसेंसी का लॉ। तो ये जो वेरिएबल था फ्रीक्वेंसी का, ये एक्सरसाइज में आता है कि आप अभ्यास जब करते हैं, किसी चीज को बार बार करते हैं, रिपीटेशन करते हैं, तो वो चीज आप सीख ही जाते हैं। और तीसरा है रेडिनेस का, रेडिनेस यानी रिसेंसी। बच्चे जनरली कहते हैं कि भाई मैं अभी याद नहीं करूंगा, मुझे समझ में आ गई, लेकिन मैं इसे याद करूंगा जब पेपर आएंगे, क्योंकि अगर अभी याद करूंगा तो इसे भूल जाऊंगा। इस पे एक सिद्धांत लागू होता है, रिसेंसी का सिद्धांत, कि जो हमने सबसे निकट भूत में देखा है, या निकट हिस्ट्री, सबसे रिसेंट हमने चीजें देखी हैं, वो हमें ज्यादा याद रहती हैं, और जो लंबी हो गई, जिन्हें जो घटनाएं बहुत पहले घटी थी, वो हम भूल जाते हैं। तो इस आधार पे ये जो 3 वेरिएबल थे, कॉन्टिग्यूटी, फ्रीक्वेंसी और रिसेंसी, इन्हीं से आए हैं लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट और लॉ ऑफ रेडिनेस, जिन्हें आप याद रखें। ये थॉर्नडाइक के बेसिक 3 प्रिंसिपल्स हैं, जो कि आपको हमारी पुस्तक में पेज नंबर 60 के आसपास देखने को मिल जाएंगे। पूरी थियरी उसके अंदर दी हुई है। उसके बाद इन्होंने 5 और अन्य एंसिलरीज दी। एंसिलरीज क्या होती हैं? इनके मुख्य नियमों को सपोर्ट करने वाले गौण नियम। तो इन्हें जनरली सेकेंडरी 5 लॉ भी कह दिया जाता है। हालांकि ये एंसिलरी थी, यानी कि सपोर्टिव प्रिंसिपल्स थे, जिन्होंने कि उनके बेसिक 3 प्रिंसिपल्स को सपोर्ट किया, और थॉर्नडाइक की बेसिक थियरी को प्रूव करने में इनका महत्वपूर्ण रोल रहा। तो जब हम थॉर्नडाइक के इन 5 नियमों को देखते हैं, तो इसमें है, सबसे पहला है मल्टीपल रिस्पॉन्सेज। मींस किसी भी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में जरूरी नहीं कि आपका एक ही रिस्पॉन्स आए, तो आप अलग अलग तरीके से ट्रायल कर सकते हैं। एवरी पर्सन कैन ट्राई ऑन इट्स ओन, और वो एक अलग तरीके से उसका सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। इसीलिए किसी भी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में भी हर एक व्यक्ति की लर्निंग अलग अलग हो सकती है। सेकंड है सेट और एटीट्यूड। हम जिस तरीके से अपने लाइफस्टाइल को जीते हैं, उस तरीके से हमारे अंदर कुछ एटीट्यूड्स का और सेट का विकास हो जाता है, जिससे कि हमारी प्री डिस्पोजिशन बन जाती है, यानी पहले से ही हमारी प्रेरणाएं निश्चित होती हैं, हमारा माइंडसेट डिफरेंट होता है। इसी आधार पे हम समस्याओं का समाधान करते हैं। इसके बाद आता है प्रीपोटेंसी ऑफ एलिमेंट्स, यानी कोई भी जो ऑर्गेनिज्म होता है वो सिलेक्शन और कनेक्शन के द्वारा लर्न करता है, और ये सिलेक्शन और कनेक्शन का प्रोसीजर उसके अंदर पहले से ही निहित होता है। इसके बाद आता है रिस्पॉन्स बाय एनालॉजी। एनालॉजी का अर्थ ये होता है कि हमारे जीवन में जो पुरानी घटनाएं घटित होती हैं, उनसे अगर जुड़ी हुई कोई भी नई घटना घटित होती है, तो हमारा पहला रिएक्शन ये होता है कि हम जो प्राचीन में घटी हुई घटना होती है उसी को सादृश्य मान करके और आज की घटनाओं का सॉल्यूशन देखने की कोशिश करते हैं। इसे कहते हैं सादृश्यता का नियम। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसे याद रखें। एसोसिएटिव शिफ्टिंग का मतलब क्या होता है? जब एक ही तरीके की का व्यवहार 2 डिफरेंट सिचुएशंस में किया जाता है, तो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, वो 2 चीजों के बीच में समानता को परख लेते हैं। इसे आइडेंटिकल एलिमेंट थियरी भी कहते हैं, 1936 में दी थी जो कि थॉर्नडाइक ने। तो ये आइडेंटिकल एलिमेंट्स के आधार पे आप एसोसिएटिव शिफ्टिंग कर लेते हैं, यानी एक जगह की लर्निंग को दूसरी जगह पर इस्तेमाल कर देते हैं, जिसके आधार पे बाद में थॉर्नडाइक ने ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का कॉन्सेप्ट दिया। तो आशा करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा। इसको दोबारा जरूर देखें वीडियो को, क्योंकि छोटे से टॉपिक के रूप में इसे पूरे को कंप्लीट करना थोड़ा सा मुश्किल है। साथ में इसकी जो थियरी है उसको पढ़ लें, उसके बाद ही ये बात समझ में आएगी आपके। थैंक यू सो मच।